सो इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर जब आपको पूरे YouTube पे न जाने कितने वीडियोस मिलेंगे, हजारों ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो अब आपको जैसे जैसे आपकी एग्जाम की टाइमलाइन पास आती रहेगी वैसे वैसे ये बताते रहेंगे कि भैया 3 महीने के अंदर भी तुम 80 आउट ऑफ 80 लेके आ सकते हो, 2 महीने के अंदर भी तुम 80 आउट ऑफ 80 लेके आ सकते हो, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में। और वो बच्चे जो शायद रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे वो इस वीडियो का थंबनेल देखकर ये सोच रहे होंगे कि यार क्या मैं बेवकूफ हूं, मैं स्टार्टिंग से पढ़े जा रहा हूं और यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि क्या 2 महीने के अंदर भी 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं। यार मैंने ये जो थंबनेल पे लिखा है उसके आगे जो क्वेश्चन मार्क लगाया ये इस बात का सबूत है कि मैं आज आपको जवाब देने वाली हूँ। तो अगर आप इस उम्मीद के अंदर आए हैं कि वैसा ही कुछ गिमिक आपको मेरी तरफ से मिलेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा जवाब सीधा सीधा है नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते। अगर 2 महीने आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश के अंदर 2 महीने में पढ़ूंगा और मेरे 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, उस बच्चे के कंपैरिजन में मैं खड़ा हो जाऊंगा जो बच्चा अप्रैल से पढ़ रहा है, तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। अगर आप अभी जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत करते रहें। मुझे पता है आप ये बात सुन के ये सोचोगे कि अरे मैम मैं 10th के अंदर लास्ट डे पढ़ा था, लास्ट डे पढ़कर मेरा 65 70, हो सकता है कि कुछ आप में से बहुत लकी होंगे उनका 75 आ गया होगा। वो लास्ट डे आपने कितनी मेहनत करी थी आपको पता है? उतनी ही मेहनत लगेगी अगले एक एक दिन में, आने वाले 2 महीनों में, तब जाके जरूर आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। पता है कैसे? क्योंकि ये जो मेहनत आप लगा रहे हो ना, ये मेहनत बाकी रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे पहले कर चुके, तो वो लो की हो गए हैं, वो आराम से अपने रिवीजन मोड के अंदर चले गए, टेस्ट मोड के अंदर चले गए, और तुम्हें अभी भी अपना पढ़ाई मोड ऑन करना बाकी है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बीते हुए जितने महीने जैसे भी गए हैं वैसा ही मैं अभी पढ़ता चलूं और उसके बाद में भी मेरे 80 आउट ऑफ 80 आ जाए, तो वो कतई पॉसिबल नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, बिकॉज ये मोटिवेशन सिर्फ मोटिवेशन नाम का है, ना तो इससे कोई रिजल्ट निकलना है और ना ही आप इनकी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने वाले। अब इस वीडियो के अंदर मैम आप क्या बताने वाले हो, मैं वो सारी बातें बताने वाली हूं, मैं वो सारी चेकलिस्ट आपको अभी देने वाली हूं जो आपको ध्यान में रखनी है इन ऑर्डर टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। एंड अगर आपको लगता है कि वो सब कुछ आप कर पाते हो इन अगले 2 महीनों में, या फिर अगर ये वीडियो आप 1 महीने पहले देख रहे हो तो अगले 1 महीने में या 1 हफ्ते में या 1 दिन में, देन कंग्रेचुलेशंस, यू कैन ऑल्सो स्कोर 80 आउट ऑफ 80 if you can give that amount of time, if you can give that amount of energy, and if you can check all the things जो आज मैं आपको बताने वाली हूं, then you can also score 80 out of 80। बट डू नॉट थिंक कि बस मैं एक स्ट्रैटेजी को, सिंपल सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके और जैसे मैं पढ़ते आ रहा हूं, जो मेरा रूटीन रहते आ रहा है, बस उसी को मेंटेन करते हुए सब में फुल लेके आ जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है भैया। आपको अपना गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आपको गाड़ी थोड़ी तेज भगानी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। समझ गए हैं? तो चलिए देखते हैं कि ये चेकलिस्ट है क्या। यार सबसे पहले तो क्योंकि ऑफ कोर्स उसी चीज की बात की जाएगी जिस चीज के अंदर हम लोगों को महारत हासिल है। हाँ, जो चीज 13 साल से करे जा रहे हैं उसी चीज के बारे में बात की जाएगी। तो अगर इंग्लिश की बात की जाए तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को अपने आंखों से निकाल दें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेरे साथ YouTube पे पढ़ते हैं, आप मेरे प्लस कोर्स पे पढ़ते हैं, या फिर आप मेरे किसी लाइव लेक्चर से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आपने सामने एनसीईआरटी खोली है, मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूं, अगर आप एक एक शब्द जो है वो पढ़ते हुए जा रहे हैं, आपने अपनी आंखों से एक एक शब्द अगर निकाल लिया है, एक बार देख लिया है, देन दैट मीन्स आपने एनसीईआरटी का एक एक शब्द जो है स्किम कर लिया है। अगर आपके पास इतना टाइम है या इतना टाइम था कि आप एनसीईआरटी को खुद भी रीड कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी अगर आप खुद रीड कर पा रहे हो तो और भी अच्छी बात है, आप कीजिए। अगर नहीं तो एटलीस्ट अपने लेक्चर के साथ एनसीईआरटी को एक बार स्किम जरूर कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको मल्टीपल टाइम्स लाइक अदर सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़नी पड़ती है, बिकॉज देयर इज सो मच जो आपको मगअप करना पड़ता है, बट नॉट इन योर इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी पढ़कर आप कुछ नया नहीं जानेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ जो आपको पढ़ाया गया है वही रिपीट करते रहेंगे। एंड इंग्लिश में इस तरीके के रिविजन की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं होती है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करना, आपको चेक करना है। खुद रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेक्चर की मदद से रीड कर रहे हैं तो जरूर एनसीईआरटी स्किम कर लीजिए।
किताब आपके सामने होनी चाहिए, एक एक शब्द आंखों से निकलना चाहिए। डन है। अब जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो अब आते हैं हम लोग हमारी एनसीईआरटी के पूरे पोस्टमार्टम पे। दैट मींस आपको ऑथर से लेकर आपकी समरी तक सब एक चैप्टर के अंदर कवर करना है। तो जितने भी बच्चे YouTube पे समरी वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट है इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए, भैया सबसे पहले बैंड तो तुम्हारा ही बजेगा। क्योंकि तुम अगर ये सोच रहे हो कि सीबीएसई बेवकूफ है और वो उठा के एक समरी क्वेश्चन आपको दे देगा, बिकॉज ऑफ कोर्स क्लास 12th का तो वही लेवल होता है। ऑफ कोर्स दुनिया तो आगे बढ़ी नहीं है, लैंग्वेज तो आगे बढ़ी नहीं है, आपको तो बस रटा रटा के हमें यही देखना है कि अच्छा रटा देखते बच्चे कितना रट पाते हैं, क्योंकि दुनिया में एआई तो आया ही नहीं है, दिमाग तो अप्लाई करने की अब जरूरत ही नहीं है, बस जो भी है ऐसे ही चिपका दो, है ना। तो ऐसा नहीं है, पहले होता था अब नहीं है। अब आपको आपका दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। एनालिसिस के क्वेश्चन आएंगे, इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे, इन्फेरेंस ड्रॉ करने के क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग चेक करने वाले क्वेश्चन आएंगे। और इसीलिए चैप्टर जो है सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद आपको आपके ऑथर से लेकर समरी तक सब आना चाहिए। मैम ऑथर से लेकर समरी तक का क्या सफर है जरा बता दीजिए। बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए ऑथर कौन है, पता होना चाहिए ऑथर का चैप्टर से लेना देना क्या है, पता होना चाहिए ऑथर किस तरीके की टोन में आमतौर पर लिखते हैं, कैसा उनका नैरेटिव स्टाइल है, किस तरीके का उनका राइटिंग स्टाइल है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जब ये पता लग जाए तो ये पता होना चाहिए कि भैया ऑथर ने जो नाम दिया है, हाँ इस चैप्टर को क्या नाम दूं, और उन्होंने सोच के चैप्टर को एक नाम दिया है, वो क्यों दिया है। तो आपको ऑथर के बाद में ये पता होना चाहिए कि जो टाइटल है ये जस्टिफाइड है भी या नहीं, ये टाइटल को ऐसा क्यों रखा गया है, इसका नाम ऐसा क्यों बनाया गया है। टाइटल के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि भैया चैप्टर का आपके थीम क्या है। ठीक है, चैप्टर में मल्टीपल थीम्स हो सकते हैं, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया चैप्टर का मेन थीम क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि चैप्टर के सब थीम्स कौन कौन से हैं, क्योंकि जब आपको ये पता होता है तो आपके लिए आंसर लिखना और आसान हो जाता है। अब आपको टाइटल पता चल गया, आपको आपका थीम पता चल गया, आपको पता होना चाहिए चैप्टर में कौन से ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो सबसे ज्यादा रूल कर रहे हैं। भैया ऐसे कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो इस चैप्टर के अंदर आए हुए हैं, ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस जो चैप्टर में सबसे प्रोमिनेंट है, क्योंकि इन पे आपसे ज्यादातर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो लिटरेरी डिवाइसेस आपको पता होने चाहिए। चलिए ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस करने के बाद में आपको इस चैप्टर के वर्ड्स पता होने चाहिए, यानी चैप्टर की वोकैब पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। नाउ दीज वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड्स दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन अदर चैप्टर। ये वर्ड्स इसीलिए इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को रीड करने से आपके लिए चैप्टर समझना और आसान हो जाएगा। इन वर्ड्स को याद करने से आपके लिए आंसर्स में फुल मार्क्स लेकर आना आसान हो जाएगा। तो यू शुड ऑल्सो कीप द वोकैब ऑफ द चैप्टर हैंडी so that you can use these words further in your answers। ये of course आपकी चैप्टर को समझने में मदद तो कर ही रहे हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भैया चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन है। भैया चैप्टर के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स मौजूद हैं, उन कैरेक्टर्स के कौन से फीचर्स हैं, क्या एट्रीब्यूट्स है, मतलब वो जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स कैसे हैं। कोई एरोगेंट है, कोई डिटर्मिन्ड है, कोई शाय है, कोई मॉडेस्ट है। तो हर एक चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं उनका क्या फीचर्स है वो आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए। तो कैरेक्टर्स आपको पता हो गए। अब इसके बाद में आप अपने चैप्टर का पूरा जो भी आपका चैप्टर है वो चैप्टर आप रिकॉल कीजिए अपने दिमाग में कि यार मैंने जो एनसीईआरटी में पढ़ा था, मैंने जो लेक्चर में पढ़ा था वो चैप्टर क्या था। ट्राई टू रिकॉल द इंटायर सीरीज ऑफ इवेंट इन योर हेड एंड वंस यू डन दैट, उसके बाद में आप चैप्टर की एक समरी क्रिएट कीजिए। ये जो समरी है ये समरी होनी चाहिए आपके 150 वर्ड्स में। तो आप क्या कीजिए, एक 150 वर्ड्स की समरी क्रिएट कीजिए। भैया क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वर्ड्स जो आपको लिटरेचर में लिखने हैं वो 150 वर्ड्स है। आपको इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर बिल्ड करनी है कि अगर मेरे को कोई चैप्टर के ऊपर 150 वर्ड्स लिखने हैं तो मैं वहां बैठकर नंब ना हो जाऊं कि वर्ड्स क्या लिखूं। आप में से जो बच्चे भी अभी किताब को खोल के चैप्टर को समझ के संतुष्टि अपने दिमाग में लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो को सोच रहे हैं कि अरे मैम तो आकर बस यूं ही कह रही हैं, लेट मी टेल यू कि आपके दिमाग के अंदर जो आपका चैप्टर है हो सकता है कि वो लाइटनिंग स्पीड से दौड़ रहा है, क्योंकि थॉट्स उतनी ही तेजी से दौड़ते हैं, बट आर यू एबल टू पुट वर्ड्स इन योर थॉट्स।
आपके दिमाग में जो चैप्टर को लेकर विचार आ रहे हैं, आप जो चैप्टर के कैरेक्टर के बारे में सोच पा रहे हो, थीम के बारे में सोच पा रहे हो, सब थीम के बारे में सोच पा रहे हो, आर यू ऑल्सो एबल टू एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स? और वो इतनी तेजी से जा रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है अरे वाह मैं तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर दूंगा, मुझे तो सब समझ में आ रहा है, बट आर यू एबल टू एक्चुअली राइट इट अंडर द टाइम गिवन? 3 घंटे के अंदर वो सोचकर उनको शब्दों के अंदर डालना क्या आपके लिए पॉसिबल है? क्योंकि पेपर इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी। इसी वजह से ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। आफ्टर आपने पढ़ लिया है अपना चैप्टर, ट्राई टू रिकॉल इट, वो आपकी रिकॉलिंग को तेज करता है जो कि बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। एंड देन ट्राई टू राइट द एंटायर चैप्टर इन अंडर 150 वर्ड्स। जब आप वो शब्द खोजोगे उस चैप्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, जब आप वो शब्द खोजोगे वो स्टोरी लाइन बनाने के लिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। यहां पे जाकर आपको पता लगेगा कि आप चैप्टर के अंदर क्या क्या और प्रिपेयर करना बाकी है, क्या क्या और देखना बाकी है। तो ये जो है आपको आपकी एनसीईआरटी रीडिंग के बाद में आपका काम खत्म नहीं होता है। एनसीईआरटी रीडिंग के बाद में ये आपका स्टेप नंबर 2 है। अब जब आप ये स्टेप कर लेते हैं तो अब आपको फोकस करना है कि भैया आप क्या करें, कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज कर लें। कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज कर लें। एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज की इसीलिए बात की जा रही है बिकॉज एमसीक्यूज जज करना आसान है। एमसीक्यूज को जज करना आसान है। आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है गलत है, 2 मिनट में आपको पता लग जाता है। तो आप क्या कीजिए, कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज ट्राई कीजिए, इससे आप चैप्टर को रिकॉल कर पाएंगे। चैप्टर से जुड़े हुए इन्फेरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस आपकी काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। ये करने के बाद में अपने आप को बहुत तेज मत समझिएगा क्योंकि एमसीक्यूज कम कर दिए गए हैं आपके पेपर में। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है आपको थोड़ा फ्रेश फील कराने का, चैप्टर के साथ थोड़ा जोड़ने का, एंड एट द सेम टाइम चैप्टर के उन सारी बातों को टच अपॉन करने का जो बातें शायद आपसे रीडिंग में छूट जाती हैं या लेक्चर में आप सुनते हो और सोचते हो अरे यार ये मुझे याद रखनी है, बट देन यू इवेंचुअली फॉरगेट। ठीक है, अब ये हो गया। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने चाहिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं। जितने भी आपके 2020 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन है आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है इनको आप जरूर रेफर कर सकते हैं। अब ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैम करने के लिए क्यों दे रही है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट में से ही बनकर आते हैं, कभी 1 नंबर के तो कभी 2 नंबर के बन के आ जाते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो दिखने में तो एकदम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन होते हैं, पर इनके नीचे कोई चॉइस नहीं दी जाती। अब इमेजिन करो कि आपको एक तगड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन पूछ लिया, कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया और नीचे ऑप्शन ही नहीं है, एंड आपको खुद ही अब अपना दिमाग लगाना है कि भैया ये कैसे होगा, इसमें मैं कैसे लिखूं। नॉर्मली हो सकता है आपको एक वर्ड लिखने को बोले, कंप्लीट करने को बोले, फ्रेज कंप्लीट करने को बोले, हो सकता है 20 से 30 वर्ड्स लिखने को बोले। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है क्योंकि यहीं पे 1-1 नंबर कटता है। अगर आपके एक्सट्रैक्ट बेस में इनमें भी 1-1 नंबर कट गया तो आप 80 में से 80 की रेस से बाहर हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद ऑफ कोर्स अब हम आएंगे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, फॉलोड बाय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें तो आपने कुछ नया नहीं बता दिया। देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको साथ साथ अपने जो है लगाने हैं। ये इसके लिए करने हैं क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं। इससे आपका चैप्टर का एक अच्छा तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि आंसर कैसे लिखते हैं, नए नए वर्ड्स, नए नए फ्रेजेस, नए नए सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे और आप कहीं ना कहीं यहीं से लिखना सीखेंगे। अदरवाइज कोई आपको एक्चुअली पेन पकड़ के लिखना सिखाता नहीं है कि आंसर कैसे लिखना है। तो ये आपका, ये जो मैंने बताया ये आपका अल्टीमेट रिवीजन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो रिवीजन होता है ये बाकी सब्जेक्ट्स के जैसे नहीं होता। वापस एनसीईआरटी खोलकर आप इसका रिवीजन नहीं कर सकते बिकॉज इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। इसका जो रिवीजन है वो रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप अपने क्वेश्चन आंसर से रिवीजन कीजिए बिकॉज वो आपको एक नया एंगल देता है स्टोरी का। तो फिर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को रीड करके रिवीजन लीजिए। फिर ये रिवीजन करने के बाद में कोशिश कीजिए कि आप हर एक सब्जेक्ट में से
हर एक चैप्टर में से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगेन मैं आपको बताती हूँ हमारा दुश्मन टाइम है। मुझे पता है कि हो सकता है आपके दिमाग में चैप्टर पूरा क्लियर है, हो सकता है कि आप उस चैप्टर के बारे में नैनो सेकंड्स में सोच पा रहे हो, बट जितना जल्दी आप उसके बारे में सोच पा रहे हो क्या उतनी ही जल्दी आप उस सोच को शब्दों में कन्वर्ट भी कर पा रहे हो? नहीं, आपको उसको शब्दों में कन्वर्ट करके एक्चुअली लिखकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में, एक फिनिश्ड आंसर बनाने में टाइम लगेगा, और उतना टाइम इंग्लिश आपको देता नहीं है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अब जब आप यहां तक पहुंचते हो तब जाके आपका लिटरेचर जो है वो कुछ एंगल तक कंप्लीट होता है कि ठीक है आपने अपना लिटरेचर जो है वो कंप्लीट कर लिया, पर यहाँ पे हमारा पूरा किस्सा खत्म नहीं होता। इसके लिए नहीं होता बिकॉज लिटरेचर तो 40 मार्क्स का ही है यार। आप लोगों को जितनी भी जो भी स्ट्रैटेजीज मिल रही है वो मिल रही है, पर वो तो 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रही है। व्हाट अबाउट राइटिंग सेक्शन एंड रीडिंग सेक्शन? आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितने भी दिन इंग्लिश को दे रहे हैं, आप चाहे हफ्ता दे रहे हैं, 1 महीना दे रहे हैं, 2 महीना दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना इंग्लिश में अच्छे हैं, धुरंधर है, आप उसके अकॉर्डिंग जितने भी दिन आपने इंग्लिश को दे रहे हैं, आप इसके साथ साथ में कोशिश कीजिए कि एवरी डे आप कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस कर लीजिए। ये जो पैसेजेस है ये बहुत टाइम वेस्ट करते हैं एग्जाम के अंदर। ये जो पैसेजेस है ये मोटिवेशन ब्रेकर और मेकर दोनों होते हैं। 22 नंबर यहाँ पर आपको इनसे मिलते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी छोटा मत समझिए। इनमें अजीब अजीब तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी से लेकर, इन्फेरेंसेस से लेकर, टोन से लेकर, लिटरेरी डिवाइसेस तक सब पूछा जाता है। तो इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस डेली कीजिए। डेली के अगर 2 पैसेजेस भी आप कर रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर आपके पास 60 डेज है तो 2 पैसेजेस काफी हैं, बट अगर आपके पास कम दिन है तो जितने जितने कम दिन होते जाएंगे उतने उतने पैसेजेस बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि एवरीडे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक दिन किसी स्ट्रैटेजी वीडियो को देख के आपके अंदर कॉम्प्रीहेंशन की स्किल डेवलप नहीं होगी, एक दिन में वो कतई नहीं होगी। और फिर भी आपकी आंखों के सामने अनसीन पैसेज आएगा, आप इतना कर लोगे, उसके बावजूद भी आप फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन में स्ट्रगल करोगे। मैं भी करती, बिकॉज वो अनसीन होता है, यू आर स्टिल ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड, तो वो टाइम जरूर लगता है, सबको लगता है, आपको भी लगेगा। अभी प्रैक्टिस नहीं करी तो वो टाइम बहुत बढ़ जाएगा एग्जाम में। तो जिस सेक्शन को आपको 45 मिनट्स देने हैं, ये सेक्शन कभी कभी बच्चों का 1.5 घंटा खा जाता है, और अगर ये 1.5 घंटा खा गया तो क्वेश्चन पेपर को आगे से हाथ जोड़ देना, क्योंकि ये 1.5 घंटा खा गया और 1.5 घंटा लिटरेचर खा गया तो 18 नंबर का राइटिंग सेक्शन छूट जाएगा। वही हमें नहीं करना है। वी वांट कि इसमें हम 45 मिनट्स लगाएं एंड बाकी के हम 40 मिनट्स हमारे राइटिंग सेक्शन को दें, ठीक है? बिकॉज 45 मिनट्स आपके लिए काफी होते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करने के लिए, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो ये आपको कोशिश करनी है कि एवरीडे करना है। आप जितना लेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जितना कम दिन अपने इंग्लिश को दे रहे हैं, उतने ज्यादा पैसेजेस बढ़ा दीजिएगा। टारगेट लेकर चलिए कि आपको 60 पैसेजेस करने हैं। अब अगर आप 30 दिन दे रहे हैं इंग्लिश को तो आप कैसे करेंगे? आपको 60 दिन दे रहे हैं आप इंग्लिश को तो आप कैसे करेंगे? आप अगर मान लीजिए 1 हफ्ता दे रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, वो आप देख लीजिए। अभी अगर आपके पास 2 महीने तो 1 पैसेज कर लीजिए, चल जाएगा। अगर आप केवल 30 दिन देना चाहते हैं तो 2 पैसेजेस कर लीजिए। मैंने आपको 2 पैसेजेस इसके लिए सजेस्ट करें क्योंकि मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप जिंदगी के अंदर ऐसा मेंटेन नहीं करके चल सकते कि एवरी डे आप 2 पैसेज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बीच में कहीं कोई वीकेंड आ गया, बीच में कोई प्री बोर्ड आ गया, बीच में कोई फेस्टिविटी आ गई तो छूट ही जाता है, ठीक है? अगर बहुत प्रैक्टिकल होकर चले तो वो छूट जाता है। तो वो छूट जा रहा है तो आप किसी और दिन थोड़े और बढ़ा दीजिए। तो इस वजह से मैंने आपको ये चीज बोली। बट अगर आप इसे मेंटेन कर सकते हैं तो आप 1-1 पैसेज भी कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 महीने हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपके पास में 30 दिन है तो प्लीज 2-2 पैसेजेस कीजिएगा, ठीक है? ऑलराइट, फिर आते हैं हम अपने राइटिंग सेक्शन पे। अब राइटिंग सेक्शन में आप ऐसा सोचते हैं कि भैया राइटिंग सेक्शन तो मेरा केवल फॉर्मेट से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर आप मार्किंग स्कीम देखेंगे तो राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट का तो केवल 1 नंबर है। केवल फॉर्मेट को ही लिख के आ जाओगे तो भी केवल 1 ही नंबर मिलेगा, एंड बेसिकली वो तो आंसर ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि केवल फॉर्मेट का कोई नंबर नहीं है। तो सिर्फ फॉर्मेट से कुछ नहीं होगा। तो मैम मैं क्या करूं? सबसे पहला तो राइटिंग सेक्शन की वोकैब करो। ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि भाई राइटिंग सेक्शन में कैसे कैसे वर्ड्स लिखते हैं। नहीं देखा है तो मेरा लेक्चर देख लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी यूट्यूब पे, जहां पे तुम्हें मेरा वोकैब का लेक्चर मिल जाएगा राइटिंग सेक्शन का। राइटिंग सेक्शन की वोकैब करो, देखो कि आके, क्योंकि ये आपका नॉर्मल आंसर नहीं है और ना ही ये कोई कॉन्वर्जेशन है।
जिसमें आप आम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, आप फॉर्मली लिख रहे हैं। कहीं फॉर्मली चिट्ठी लिखी जा रही है, तो कहीं फॉर्मली लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, तो कहीं अप्लाई किया जा रहा है, तो कहीं न्यूज़पेपर में आपका कंटेंट जा रहा है। तो दिस इज सीरियस। तो आप यहाँ पर ऐसी वोकैब यूज नहीं कर सकते जो आप बातों में करते हैं। तो कौन कौन सी वोकैब आप यहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, पहले तो वो देखिए। फिर इसके बाद में आप फोकस कीजिए कि यार मेरे को मेरा फॉर्मेट करना है, बिकॉज फॉर्मेट आपके लिए वो ढांचा क्रिएट करेगा जिस ढांचे में आपकी वोकैब फिट होगी। तो आप सही स्ट्रक्चर यानी सही फॉर्मेट जानिए। उसके बाद में आप हर एक क्वेश्चन का एक सही टेम्पलेट देखिए। आप देखिए कि एक्चुअली हर एक क्वेश्चन के अंदर जो मेरे से सीबीएसई मार्किंग स्कीम में मांगता है उसके तहत मेरा क्या टेम्पलेट होना चाहिए, क्या टेम्पलेट होना चाहिए, क्या क्या वर्ड्स होने चाहिए, क्या क्या लाइनें होनी चाहिए इन ईच क्वेश्चन। अभी से अपने दिमाग को इस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम में जाकर ये नहीं सोचोगे कि अच्छा नोटिस कहां से शुरू होता था, क्योंकि सिर्फ फॉर्मेट देखकर जाओगे तो एग्जाम में यही हालत होगी। पर पहले से दिमाग को प्रिपेयर कर लोगे कि नोटिस का एक टेम्पलेट बना लेता हूं, इन्विटेशन का, रिपोर्ट का, आर्टिकल का, लेटर टू द एडिटर का, जॉब एप्लीकेशन का एक टेम्पलेट दिमाग में बनाओ। चाहिए तो मेरी वीडियोस से यूज कर लो, चाहिए तो मेरे पीडीएफ से यूज कर लो, चाहिए तो खुद बना लो और लिख लो। पहले से उस चीज को तैयार रखो। जैसे वो तैयार हो जाएगा आपको एग्जाम में शॉक नहीं लगेगा, आपका दिमाग सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वी आर सेविंग टाइम। अब जब ये हो जाता है देन स्टार्ट रीडिंग, आई एम जस्ट सेइंग रीडिंग, ओके। स्टार्ट रीडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑफ कोर्स। इससे आपको पता लगेगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लोगों ने कैसे आंसर्स दिए हैं, या कोई ऑथर का भी प्री रिटन आंसर होगा तो देख लो। अब जब ये हो जाता है तो लास्ट आपको क्या करना है, आपका जो सैंपल पेपर है उस तरीके के सैंपल एक्सरसाइज कर लो। मुझे पता है तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम 4-4 घंटे इंग्लिश करो, बट मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर तुम इन सारी चीजों को चेक कर सकते हो तो तुम 80 में से 80 ला सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम एक दिन पहले कर सकते हो, कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम 24 घंटे के अंदर ये स्प्रिंट लगा सकते हो, लगा लो, ठीक है। अब ये तुमने कर लिया, तब जाके तुम्हारा 18 नंबर यहां स्कोर होगा, 22 नंबर यहां स्कोर होगा और 40 नंबर वहां स्कोर होगा। और अभी भी आपने केवल पीस बाय पीस अपने आप को प्रिपेयर किया, अभी तो इसको पूरा होल बनाना बाकी है। जब ये हो जाता है तो आपको सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है वो करना है। अब सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर कर लिया तो ये जरूर कोशिश करनी है, मैं तो बहुत आपको रियलिस्टिक प्लान दे रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। एक बार अगर आपने सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लिया, जस्ट उससे मिलता जुलता अगर एक पेपर भी आप कर गए, आमतौर पर मैं 3 पेपर सजेस्ट करती हूँ, तो आपके पास जितना भी टाइम है उसके बीच में 1 से 3 पेपर के बीच में आपने अगर कर लिया तो आपने अपना जो भी सोचना था वो सब कुछ एक साथ डाल दिया। और ये जब पेपर्स आप करोगे तो ये टाइम बाउंड मैनर में करना, तो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। आगे अपने स्टॉप वॉच लगाना, 3 घंटे का टाइमर लगाना या अलार्म लगाना, जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है। अपनी मम्मी को बिठाना, सिबलिंग को बिठाना, जैसे भी, बट टाइम बाउंड मैनर में करना। तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा पेपर कहाँ छूटेगा, कहाँ नहीं छूटेगा, तुम पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एंड वो अगर एक्स्ट्रा माइल आप जाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा माइल जाके ये जो 1 या 3 पेपर्स में से जो भी करते हो, सेल्फ इवैल्यूएशन करना। अब ये सेल्फ इवैल्यूएशन के अंदर क्या करना है, ये देखना है कि भैया जो पेपर मैंने करे हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर के साथ तो मार्किंग स्कीम है ही है, चलो वो तो आपने पहले ऐसे ही सॉल्व कर लिया। बाकी जो मैंने टेस्ट लिए हैं इनमें कहाँ मुझसे गलती हुई, क्या लिखना चाहिए था, क्या नहीं लिखना चाहिए था। स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गलतियां देख लो, सुधार देख लो कि कहाँ मेरे को सुधार करना चाहिए था। एंड तब जाके आपकी इंग्लिश की ओवरऑल प्रेपरेशन कंप्लीट होगी। ये चेकलिस्ट है। अगर ये सब तुम कर पाते हो तो तुम 80 आउट ऑफ 80 के लिए प्रिपेयर्ड हो। अब तुम अपने हिसाब से देख लो कि तुम्हें तुम्हारी मानसिकता के साथ में कितना टाइम लगता है ये सब करने। इफ यू थिंक दैट यू कैन क्रैक इट इन 2 months, यू कैन, जाओ करो, शुरू हो जाओ। बट इफ यू थिंक कि जैसे अभी तक मेरा रूटीन चल रहा था, मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा था, हाँ एकदम आराम से रुकमा भैया की रील्स देख रहा था कि वो फैमिली मैन का एक और सीजन आ गया, मजा आ गया, हाँ, और उसके बाद में तुम्हारे पास में एक मोटिवेशन गुरु का एक वीडियो आ गया कि भैया तेरे को बस फोड़ना है, अब
नेक्स्ट 2 महीनों में, 2 months में 80 out of 80 लेके आना, और तुम्हें जोश आ गया और बाद में पता चला ये सब करना है, क्योंकि ये सब करना पड़ेगा। और ये सब करे बिना चलेगा और सिर्फ ये सोच के चलेगा कि बस एक वीडियो देख जाऊंगा पर चैप्टर और मेरा काम हो जाएगा, तो पहली बात तो तुमने आधी अधूरी तैयारी करी है, क्योंकि चैप्टर्स कैन ओनली प्रिपेयर यू फॉर 40 मार्क्स एंड नॉट 80 मार्क्स। और उसके ऊपर से भी केवल चैप्टर की समरी देखना इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, जो मैंने अभी आपको बताया, द फर्स्ट स्टेप, एनसीईआरटी वाला स्टेप, दैट्स इट। इतने सारे स्टेप्स तुम करके नहीं जाओगे, तो नेचुरल सी बात है जो इतने महीने लगाकर ये सारे स्टेप्स करके बैठा है उसके आंसर्स आपसे बेटर आएंगे। अब मुझे पता है दैट सीबीएसई में लक का भी बहुत खेल होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आपकी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर उतना लेंथी नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी आंसर शीट एक ऐसे टीचर के पास चली जाती है जो बहुत लीनियंटली चेक करता है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिन पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, पर अभी तुम्हें तुम्हारे कर्म की चिंता करनी है, आगे क्या होगा क्या नहीं उसकी नहीं। तो हो सकता है कि तुम्हारे पाले में वो लक आ जाए, हो सकता है कि तुम 2 दिन पहले भी तैयारी कर 80 out of 80 लेकर आ रहे हो, कुडोज टू यू, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे ख्याल से जिस हिसाब से आपको सोच के चलना चाहिए वो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि हो सकता है तुम्हारी कॉपी तो किसी बहुत ही गंदे टीचर के हाथ में आएगी, पेपर लेंथी आएगा, वो सोच के चलो। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि जब तुम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हो तो तुम्हें बेस्ट मिलता है, एंड दिस इज द वर्स्ट। ये सब करना है। तो अब अगर तुम्हें कोई 30 दिन में मेरा वीडियो मिले, 20 दिन में मेरा वीडियो मिले, 1 दिन का मेरा वीडियो मिले, या किसी और मोटिवेशनल गुरु का वीडियो मिले, ये वीडियो को उसके साथ मैच कर लेना। मेरे खुद के वीडियोस में इस हर बार तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगी, हर बार तुम्हें ये बताऊंगी। तुम्हें एल्गोरिथम यही पुश करेगा कि ये कर भाई, ये कर, ये कर। और तुम कोई और भी वीडियो देख लेना, किसी और का भी वीडियो देख लेना, अगर तुम्हें ये सब नहीं मिल रहा है तो वो सब बेकार है। ये बहुत जरूरी है। अभी इंग्लिश के पेपर को उठाकर, सैंपल क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा ये बहुत जरूरी है। ये जो तुमने नहीं किया वहां रोगे जाके। और ये उन बच्चों के लिए जिनको सच में 80 out of 80 लाने, जिनको पास होना है वो तो हो जाएंगे, वो सिर्फ समरी से हो जाएंगे। अगर मान लो वो सिर्फ किसी भी चैनल से, मेरे चैनल से चैप्टर पढ़ के चले जाएंगे, हो जाएंगे। 40 मार्क्स का तो प्रिपेयर करके जा ही रहे हैं, 36 तो आ ही जाएंगे, 27 चाहिए पास होने के लिए, 80 में से हो जाएंगे। समझ गए हो? आई होप कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा आई ओपनर था। अब यार आई ओपनर मैंने आपको बता दिया है, तो अब देखो अनअकैडमी जो है वो तुम्हारे लिए कुछ कुक कर रहा है। मुझे नहीं पता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट दिस टाइम इज गोइंग टू बी क्रेजी। चैट्स इधर फ्लोट करे जा रही है, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। तो बहुत जरूरी है तुम्हारा इस इवेंट का हिस्सा बनना। ये जो इवेंट है ये हो रहा है 10th of December को शाम 6:30 बजे। तो आपको इसका हिस्सा जरूर बनना है और इसीलिए नोटिफाई मी पर क्लिक करना है, मेरे साथ और बाकी एडुकेटर्स के साथ जुड़ जाना है, बिकॉज दिस टाइम इट इज क्रेजी। ठीक है? आपके लिए भी कुछ ना कुछ यहां पर होगा, तो ये मत सोचना कि अरे यार ये मेरे लिए यहाँ पे कुछ होगा भी या नहीं। अरे वादा किया है तो होगा ही होगा, है ना? Thank you so much for watching this video for so long, and if you haven't subscribed to the channel, please subscribe. Share the video with your friends ताकि उनको भी एक eye opener मिल जाए. Leave your feedback in the comments and I'll see you in the next one.